सभी को गुड मॉर्निंग। सभी मैसेज लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग का, और अच्छा है। मैं 2 दिन से जो देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे संकेत हैं कि कैसे सुबह सुबह उठ के आप लेक्चर के लिए आ जाते हैं ऑनलाइन क्लास में। मैं जब इंटर हुआ तो क्लास में ऑलरेडी 38 स्टूडेंट इंटर कर चुके थे। ये बता रहे हैं कि जो अपना टाइटल है कि बनिए भाग्य निर्माता, भारत भाग्य निर्माता, बिल्कुल सही है। और किसी भी देश के युवा ही उस देश को भाग्य निर्माता बनाते भी हैं। अब यदि हम लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलता हूं कि भारत युवाओं का देश है, और कितनी अच्छी बात है कि चाइना जैसे देश के में जहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, हमारे देश की कुल आबादी का 40% से अधिक युवा है। तो 40% से अधिक युवा जिस देश में हो, उस देश को विश्व गुरु बनना ही चाहिए। ये उसका नैसर्गिक अधिकार है कि ऐसा देश विश्व गुरु बने। लेकिन इस विश्व गुरु बनने में, इस वर्ल्ड लीडर बनने में इंडिया की दो चुनौतियां हैं। मैं अड़चन नहीं कह रहा हूं, दो चुनौतियां हैं, क्योंकि देश के युवा हमेशा चुनौती लेने में माहिर होने चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होने चाहिए। दो चुनौतियों में पहला चुनौती जो आपको इसी साल दिखाई देगी कि 40% युवा जो देश के हैं, क्या वो वास्तव में स्किल्ड हैं? क्या वो वास्तव में इफिशिएंट हैं इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्योंकि ये देश, इस देश का सिस्टम, इस देश की इकोनॉमी की बेसिक यूनिट तो इंडिविजुअल ही है, एक नागरिक ही है। और नागरिकों से ही देश की इकोनॉमिक सिस्टम बना है, और नागरिकों से ही इस देश का सोशल सिस्टम बना है, और उन्हीं से पॉलिटिकल सिस्टम बना है। तो इकोनॉमी भी ये नागरिक मिलके ही बनाते हैं। तो उस इकोनॉमी में ये 40% जो युवा हैं, यदि स्किल्ड हो जाएं, ये प्रोडक्टिव यूनिट बन जाएं, ये व्हाट्सएप टिकटॉक का यूज कम करें, अपने आप को उत्पादन की एक इकाई माने, इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आए, इनके अंदर उद्यमिता का विकास हो, तो फिर इतना टैलेंट जो होगा, वो टैलेंट हमारी इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करेगा। देश का युवा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने लगेगा। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे युवा या तो बेरोजगार हैं, या फिर जिस प्रकार का उनके पास डिग्री है, उस प्रकार का रोजगार उनके पास नहीं है। उसका कारण, एक कारण तो है कि एप्रोप्रिएट स्किल का ना होना। इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। सेकंड चीज जो मैंने कहा था, दो चुनौती हैं, तो पहली चुनौती तो ये है जिसमें युवाओं को स्किल होना पड़ेगा, और स्किल होने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। और जब आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, तो आपको सोशल मीडिया की जो अननेसेसरी एक्टिविटीज में हम समय इन्वेस्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा का, अपनी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा समय उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमें बचना होगा और ऊर्जा को सकारात्मक उद्देश्य के लिए लगाना होगा। पहली और पहली चुनौती, ये बड़ा आसान नहीं है अपनी पसंद की चीजों को त्याग करके बोरिंग सी पढ़ाई करना, लेकिन उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओगे आप, तो आपको उसी मन लगने लगेगा। दूसरी बात, दूसरी चुनौती, जब इतने सारे युवा स्किल्ड हो जाएंगे, तो सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि वे किस प्रकार से इन युवाओं को कुछ
किस प्रकार से इन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। और रोजगार के अवसर बस उपलब्ध कराना से बात नहीं बनेगी, उनमें जिस प्रकार की स्किल आ गई है उस प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नहीं तो क्या होगा, ये युवा विदेशों में जाके नौकरी करने लगेंगे। तो जिसको बोलते हैं प्रतिभा पलायन, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की समस्या हो जाएगी ऐसे में। तो ये दो चुनौतियां देश के सामने हैं। अगली बात जो मैंने कहा, अभी आप देखोगे जैसे कि 3 दिन पहले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी कि इतनी विदेशी कंपनियां चाइना से जो आ रही हैं, वो कंपनियां क्यों आ रही हैं भारत में? सरकार द्वारा दिए जाने वाले टैक्सेशन में रिलैक्सेशन के ऑफर, दूसरा सस्ती जमीन की उपलब्धता, और तीसरा भारत के पास बहुत बड़ा एक मैन पावर, बहुत बड़ा जनसंख्या है, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर बात है यहाँ उनको लोग सस्ते में मिलेंगे, एम्प्लॉय सस्ते में मिलेंगे। लेकिन यदि ये एम्प्लॉय स्किल्ड नहीं हुए, एम्प्लॉय ने अपने आप को, जो मैंने वर्ड यूज किया था, एप्रोप्रिएट स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं की, तो ये एम्प्लॉय उन कंपनियों में लेबर बनकर रह जाएंगे, उन कंपनियों पे उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने आप को स्किल करना जरूरी है। इसी संदर्भ में बात बताऊं मैं कि ये हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं, कल मैंने आपको 2 मिनट एक कौन बनेगा भारत भाग्य निर्माता की जानकारी दी थी। आज 2 मिनट इस प्रोग्राम की जानकारी दे रहा हूं मैं। ये जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है 60 डेज स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम, और फ्री भी लगा लो आगे। और आप लोग, आजकल के स्टूडेंट के अंदर पेशेंस नहीं होता है कि जब हम कोई चीज़ आपको भेजते हैं तो शायद उसको उतना पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे। यदि किसी ने उसको पढ़ा हो उस स्लाइड को, तो उसमें लिखा है 60 डेज स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं को इस प्रकार से स्किल्ड किया जाएगा कि वे आगे चल के किसी भी करियर में, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो, चाहे आप मैनेजरियल लेवल पे आ रहे हो, चाहे आप कॉरपोरेट जॉब में आने वाले हो, चाहे आप सोशल सेक्टर में आने वाले हो, चाहे आप लॉ सेक्टर में आने वाले हो, किसी भी सेक्टर में आप अपना करियर बनाने वाले हो, आपको ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस प्रोग्राम के हमने जो 2 पिलर बनाए हैं, उस पिलर में हमने 4 टाइटल रखे हैं। जैसे पहला पिलर, पहला स्तंभ इस प्रोग्राम का क्या है? संविधान को जानो, भारत को पहचानो। हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉयर, हर बिजनेसमैन, इन सब के लिए संविधान को जानो, भारत को पहचानना जरूरी है। क्यों? आप चाहे दुकान खोलें, चाहे नौकरी करें, सब कुछ कानून संविधान के अनुसार करेंगे और भारत की ज्योग्राफी के अनुसार करेंगे। आप दुकान भी खोलते हैं तो इंसान चाहता है कि मैं मेडिकल स्टोर, अस्पताल के आसपास खोलूं, वो जानता है क्योंकि चीज़ों को। तो जब आप संविधान को जानोगे और भारत को पहचानोगे, तो पहला हमने पिलर इस 60 डेज प्रोग्राम का ये रखा, जिसमें हमने 4 बुक्स रखी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। इन 4 टॉपिक की हम आपको बेसिक नॉलेज करा देंगे इन 60 दिन में। दूसरा हमने पिलर इस प्रोग्राम का, दूसरा स्तंभ रखा, एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड मैनेजरियल इंटेलिजेंस। हम चाहते हैं, जो मैंने बात कही कि देश के युवाओं को स्किल्ड होना पड़ेगा, नहीं तो यदि स्किल नहीं होंगे तो वो लेबर बन जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो इसके लिए जो हम करा रहे हैं वो है कि आप अच्छा निर्णय कैसे लें। तो अच्छा निर्णय लेने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए हमने 4 बुक ड्राफ्ट की हैं, डिज़ाइन की है। मेंटल एबिलिटी, LR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड एथिक्स, इंटीग्रिटी, और फोर्थ वन करंट अफेयर्स। आपको यदि इन 4 बेसिक टॉपिक का नॉलेज बहुत अच्छे से है तो जाहिर बात है आप बहुत अच्छे से निर्णय निर्माण कर पाएंगे। और ये निर्णय निर्माण, चाहे आप कॉरपोरेट लीडर बने, चाहे आप मैनेजर लेवल पे आए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आए, चाहे आप IAS बने, कुछ भी बने, इन सब के लिए जरूरी है। ये 60 डेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। फिर हमने उसी प्रोग्राम में कहा है कि यदि आप IAS बनना चाह रहे हो तो ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा डिसीजन है। क्यों? ये हमेशा हाई डिमांडिंग सर्विस है, इसकी पद प्रतिष्ठा गौरव को आप सब जानते हैं। हम डिस्कस भी लगातार इन चीज़ों को कर रहे हैं। ये एक्चुअल में 60 डेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। उस प्रोग्राम को लॉन्च हमने किया है, ये 25 से 31 तक के आपको लेक्चर देके, इसके बाद 1 जून से प्रोग्राम की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। आपका वो प्रोग्राम इस तरीके से हो जाएगा कि वो जो कौन बनूंगा भारत भाग्य निर्माता, उसके लिए भी वो सपोर्ट करेगा। वो आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, कैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। 1 तारीख से आपका हर शनिवार को टेस्ट होगा, फिर उसमें हम लोगों के वीडियो लेक्चर भी होंगे, वो सब आपको उपलब्ध करा देंगे। कल उसकी जानकारी दे दूंगा, रोज 5 मिनट जानकारी देता हूं मैं, कल उसकी जानकारी दूंगा कि 1 तारीख से आपको इस प्रोग्राम में कैसे आगे बढ़ना है हमारे साथ। खैर, आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ एन IAS ऑफिसर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिया मेरे पास, जिस तरीके से आंसर लिख के आते हैं बच्चे, लिखने की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने 30 एंड 31 के 2 टाइटल बनाए थे। 30 मई का मेरा टाइटल था, जो आज है, कि रोल ऑफ IAS इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 31 मई का मेरा टाइटल है कि रोल ऑफ एन IAS ऑफिसर टू इंटीग्रेट द इंडिया। 2 टाइटल, पहले को हिंदी में बोलेंगे। एक, IAS अधिकारी कैसे पूरे देश को बदल सकता है, और दूसरा 31 तारीख का टॉपिक है कि इस देश की अखंडता में एक IAS अधिकारी का योगदान। तो चूंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, आप लोगों का IQ लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, उसको देखते हुए मैंने टाइम बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर को इंक्लूड करने के लिए आज के अपने टॉपिक में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को कंबाइन किया है। कल आपको एक नया टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इससे एक नया लेक्चर आपको मिल पाए। खैर, आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एन IAS ऑफिसर इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, कि एक अधिकारी इस पूरे भारत की कैसे बदल सकता है और देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रख सकता है। तो कल जब हमने एक IAS अधिकारी के पावर एंड फंक्शन पढ़े, तो हमने पढ़ा कि उसके पास जो ट्रेडिशनली रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है, तो वो तो है ही।
उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है। अपनी डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी में जो कॉरपोरेशन हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी लीड करता है, उनको भी मॉनिटर करता है। तो आप समझो, जब एक आईएएस अधिकारी के पास अपने जिले में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन से संबंधित हो, क्यों? जब वो टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा तभी तो वो इन्वेस्टमेंट होगा उस जिले में। टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो वो जिला निगलेक्टेड हो जाएगा, वो जिला सिर्फ डिपेंड हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स पर। तो ऐसा जिला कैसे डेवलपमेंट करेगा? तो जिले में टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक आईएएस अधिकारी टैक्स कलेक्शन को अच्छा कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अच्छा कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग करके बेसिक जो नीड है जनता की उसको पूरा कर सकता है। तो ये सब जब वो करेगा तो एक ऐसा जिला जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो, जिसमें कानून व्यवस्था बनी रहती हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सड़क बिजली पानी अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, सरकारी स्कूलों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती हो, जिससे वहाँ के विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हों, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता हो। तो जिस जिले में ये सब अच्छे से होता हो तो उस जिले में क्यों नहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्लांट लगाना चाहेंगी, चाहे वो कंपनी फिर आपकी देश की कंपनी हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो। देश के अंदर कोई एक ऐसा जिला जो मैंने बताया कि इतनी सारी चीजें जिसमें अच्छी होती हो, तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में होगा। तो कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं उस जिले में इन्वेस्ट करूं जिस जिले में मुझे सब कुछ मिल जाए, और सबसे बड़ी बात, उस जिले के युवा इतने सक्षम हैं कि वो मेरी कंपनी में जॉब कर पाए। तो उस कंपनी को कितना फायदा होगा आप सोचो। तो उसको उसी जिले के युवा अपने यहाँ एम्प्लॉय के रूप में मिल गए तो उनको सैलरी उसे कम देनी पड़ेगी, उन युवाओं का खर्चा भी थोड़ा कम होगा क्योंकि वो ऑलरेडी से उसी जिले में रह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उस जिले का तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है, बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की सुविधा अच्छी है, सड़क बिजली पानी अच्छा है, बिजली की सप्लाई लगातार कंटिन्यूअस बनी रहती है, तो 24 आवर प्रोडक्शन हो सकता है। तो जब उस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उस जिले का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उस जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो प्रोडक्शन की एक यूनिट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो देश की अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। उस जिले में फिर सरकार को इतनी सारी वेलफेयर स्कीम देकर सामान्य जनता का वेलफेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो युवा खुद में सक्षम है। तो फिर सरकार उस फंड को किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरी जगह पर जहां लोगों को जरूरत है उसकी, उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब किया किसने? उस जिले में ये सब सुविधाएं प्रॉपर उपलब्ध हों
इसकी व्यवस्था किसने की? उस आईएएस अधिकारी ने की। और क्या उसको कुछ विशेष करना है इसके लिए? क्योंकि भारत का संविधान तो उसको ऑलरेडी इतनी शक्तियां दे रहा है कि उन शक्तियों का उपयोग करके वो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, उस जिले का जो हमारे संविधान ने उसको जो अधिकार दिए, उन अधिकारों का उपयोग करके उस जिले में उसने वो सब मेंटेन कर दिया। और जब सब मेंटेन कर दिया, अवसर ही अवसर हो गए। तो देखो, एक आईएएस अधिकारी ने हमारे एग्जाम्पल में, एक आईएएस अधिकारी ने संपूर्ण जिले के स्ट्रक्चर को, संपूर्ण जिले की सोच को परिवर्तित कर दिया। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कुछ आईएएस अधिकारी इससे भी आगे होते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ये सब देखते रहते होंगे कि कुछ जिलों में महिला आईएएस अधिकारी पहुंची, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उस जिले का विकास तो हुआ ही, साथ में उस जिले की दूसरी बच्चियां उनको अपना आइडियल मानने लगी, उनको अपना आदर्श मानने लगी। और पता चला कि अगले 4-5 साल में उन कलेक्टर मैडम को अपना आदर्श मानते हुए उस जिले की कुछ बच्चियां और आईएएस बन गई। तो जिले का नाम रोशन किया, जिले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। तो एक आईएएस अधिकारी की जो डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, वो कानून और संविधान से मिली शक्तियों से तो है ही, साथ ही साथ उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी कई बार होती है जिसमें, हाँ, टीना डाबी मैम, भीलवाड़ा उदाहरण आ गया देखो मेरे पास। यही मैंने कहा ना कि जिस सेंस ऑफ अर्जेंसी से आप पढ़ रहे हो, आप सभी लोग जो लेक्चर सुन रहे हो, उससे प्राउड होता है आपको पढ़ाने में। आप कितने ध्यान से सुन रहे हो कि मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे उसको फटाफट यहाँ पे अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। मतलब बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं और बड़े कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं। बी चंद्रा मैम और एग्जाम्पल आ गया ना, बड़ी अच्छी बात है। तो देखो, ये मैंने कहा ना कि वो फिलॉसफी को चेंज कर सकते हैं। और जब किसी जिले के युवाओं की फिलॉसफी चेंज होगी, सोचने का तरह, नजरिया चेंज होगा, उनका मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी, तो फिर उस जिले को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि ऐसे ही युवा आईएएस अधिकारी देश के ज्यादातर जिलों में हो जाएं, बल्कि हम तो ये इमेजिन करेंगे कि देश के सभी जिलों में हो जाएं, तो फिर ये रोल मॉडल उन जिलों का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे कि नहीं। हम यहाँ अपने एग्जाम्पल में एक जिले की बात कर रहे थे कि किसी एक जिले में ऐसा आईएएस अधिकारी है। यदि भारत में 750 जिले हैं, तो 750 जिलों में 750 अधिकारी यदि ऐसे हो जाएं, तो हर जिला तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। हर जिले के युवा अपने जीवन के दर्शन को बदल लेंगे, इनको अपना आइकॉनिक पर्सन मानते हुए। हर जिले में ये अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। तो जब हर जिले में युवा इतने सक्षम होंगे, तो देश की सरकार को युवाओं के लिए कल्याण के कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं ना भारत का डेवलपमेंट, भारत की इकोनॉमी। अरे भारत की इकोनॉमी कैसे 5 ट्रिलियन की बन जाए? आप ये भी तो सोचो कि हमारे देश की युवा पार्टिसिपेट तो करें इकोनॉमी में। तो जब हमारे देश के युवा युवा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे,
तो फिर युवाओं के लिए कल्याण, महिलाओं के लिए कल्याण की इतने कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल उनके लिए कल्याण कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे सरकार को, जो शारीरिक, मानसिक किसी विशेष परिस्थिति का शिकार होने की वजह से अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। तो वो लोग बहुत कम होंगे, तो सरकार का ये जो पैसा बचेगा वो इकोनॉमी के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में जाएगा, रोजगार के अवसर सृजित करने में जाएगा, आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरतों को और अच्छा करने में जाएगा, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में जाएगा। अभी हमारे देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों, बेरोजगारों, इनके कल्याण के लिए जाता है। कल्याण अच्छा है, लेकिन यदि ये सब सक्षम हो जाएं, तो फिर ये पैसा भारत के विकास के लिए काम आएगा, भारत को विश्व गुरु बनाने के काम आएगा। और इससे जब एक व्यक्ति बेरोजगार है, अनस्किल्ड है, उसकी अपेक्षा जब वो उसको रोजगार मिल जाता है तो उसकी सोच बदलती है, वो इनोवेटिव हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। तो न केवल इकोनॉमी बदलेगी, बल्कि देश का सोचने का नजरिया भी बदलेगा। इसके अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, सभी लोग अच्छे रोजगार में होंगे, तो समाज में जो विचलन है, सोशल जो डेविएशन होता है, लोग जो अपराध करते हैं, जब वो स्किल्ड हो गए, अच्छे रोजगार में लगे हुए हैं, तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई अपराध करने की, क्या ज़रूरत है। तो आप एक बात सुनो, हम कहाँ से चले थे 10 मिनट पहले? 10 मिनट पहले हम यहाँ से चले थे कि एक आईएएस अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कैसे एक जिले को अच्छा कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, युवाओं के लिए आइकॉनिक पर्सन बन के। तो वो एक एक जिले को हमने अपने उदाहरण में जोड़ा और हमने कहा भारत के यदि समस्त जिले ऐसे हो गए तो ऐसे हो जाएगा देश। तो हो गया इंडिया ट्रांसफॉर्म, पूरा देश बदल गया, क्योंकि पूरे देश की सोच बदल गई, देश की इकोनॉमी बदल गई। आप सोचो, एक आईएएस अधिकारी क्या कर सकता है जिले में। और 750, लगभग 750 जिले हैं भारत में, क्या 750 अधिकारी नहीं मिलेंगे इस देश को ऐसे? आप जैसे युवा देश में हैं, इतने सक्षम युवा इस देश में हैं, यदि 750 जिलों में ऐसे आईएएस अधिकारी पहुंच गए तो फिर देखो आप, हो जाएगा इंडिया ट्रांसफॉर्म। ये एक बात। दूसरी बात मैंने की कि इन्हीं आईएएस अधिकारियों की भूमिका नेशनल इंटीग्रेशन में भी है। नेशनल इंटीग्रेशन को मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो इनकी भूमिका देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में भी है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांधने की भी इनका भूमिका होती है। अब ये कैसे होती है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। भारत में यूपीएससी का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है यूपीएससी, जिसको क्लियर करके आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनकम टैक्स कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर, सर्विस टैक्स कमिश्नर, ये सब बनते हो।
आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी जिले में होती है, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में होती है। ठीक, कैडर सिस्टम से भी होती है, हालांकि कैडर सिस्टम को खत्म करने का चल रहा है। तो किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग है। मान लो कि आप असम की किसी जिले में हैं, कश्मीर में हैं, साउथ इंडिया में हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में, कहीं पे भी हैं। तो सिलेक्शन के बाद ये सभी युवा आईएएस अधिकारी अलग अलग जिलों में पदस्थ हो जाते हैं। ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जब पदस्थ होते हैं, तो चूंकि ये भारत के संविधान को और भारत को पहचान कर आए हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। संविधान को पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, तो इन्हें सबकी जानकारी है। तो ये अपने आप को उन राज्य के उस जिले की धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा में, भौगोलिक परिस्थितियों में अपने आप को बहुत आसानी से ढाल लेते हैं और उन परिस्थितियों में ही उस जिले का विकास सुनिश्चित करने लगते हैं। लंबे समय तक ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। अब यहाँ आपको एक मजे की बात मैं बताऊं कि केंद्र सरकार ने जिन आईएएस अधिकारियों का चयन किया, उनकी पोस्टिंग तो कहाँ हो गई? उनकी पोस्टिंग हो गई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। तो केंद्र में भी तो आईएएस अधिकारी होते हैं, आपने सुना होगा। केंद्र में जो सेक्रेटरी होते हैं, आप सुनते होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर में सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होते हैं विभिन्न विभागों में? सीनियर आईएएस। तो ये सीनियर आईएएस कहाँ से आए? क्योंकि यूपीएससी ने तो जो एग्जाम कराया था, उस एग्जाम के थ्रू जो आईएएस बने थे, वो सब आईएएस तो राज्यों में पोस्टेड कर दिए गए थे, विभिन्न जिलों में। तो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक सिस्टम डेवलप किया था, एक प्रणाली डेवलप की थी, जिसको बोलते हैं टेन्योर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल प्रणाली। कि ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये आईएएस अधिकारी एक निश्चित समय तक जिलों में और राज्यों में काम करते हैं। जब इन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस हो जाता है, व्यापक स्तर पर एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल के लिए केंद्र सरकार के अंडर में चले जाते हैं। जैसे कोई आईएएस अधिकारी आपके जिले में काम कर रहा है, कलेक्टर है, कलेक्टर से वो कमिश्नर की रैंक पे आएगा, कमिश्नर से वो सेक्रेटरी की रैंक में आएगा। ये मैंने एक लाइन में बोल दी, समय लगता है इसको आने में। और जब वो सेक्रेटरी स्तर पे आ जाएगा, तो उसका डेपुटेशन कहाँ हो जाएगा? सेंट्रल में हो जाएगा। 5 साल, 3 साल, 2 साल के लिए साइक्लिक प्रोसेस है ये। तब ये सेंट्रल में कहाँ हो जाएगा? तो सेंट्रल में या स्टेट में, दोनों जगह मैं आपको बता दूं, जो प्लानिंग होती है उसके लिए एक सेक्रेटरीट होती है। जैसे हमारे यहाँ भोपाल में वल्लभ भवन हमारा सचिवालय है, यहाँ सभी विभागों के सेक्रेटरी बैठते हैं, मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे ही सेंट्रल में भी एक सेक्रेटरीट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय बेसिकली एक कैंपस है, जैसे किसी कॉलोनी का, किसी सोसाइटी का कैंपस होता है ना, ऐसा एक कैंपस है। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा कैंपस है, उस कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग है,
एक बिल्डिंग है एग्रीकल्चर की, एक बिल्डिंग है एजुकेशन की, एक बिल्डिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एक बिल्डिंग है महिला एवं बाल विकास की। ऐसे सभी मिनिस्ट्री उस बिल्डिंग के अंतर्गत हैं। और इन बिल्डिंगों में कौन है? ये सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी अपने विभाग के लिए योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि मान लो शिक्षा विभाग की कोई योजना बन रही है, तो योजना को अप्रूव करने का काम तो कैबिनेट करेगी, संसद करेगी, लेकिन वास्तव में योजना का फार्मूलेशन तो उस विभाग के सेक्रेटरी करते हैं। तो अब शिक्षा विभाग के सचिव आपस में मिलकर एक योजना बना रहे हैं। एक एक मंत्रालय में सैकड़ों सचिव काम करते हैं। तो उस योजना के निर्माण में आपको एग्रीकल्चर, साइंस, महिला बाल विकास सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं कि मुझे शिक्षा में ये सुविधाएं देनी है, तो महिलाओं की स्थिति क्या है, गरीबों की स्थिति क्या है, सब आपको चाहिए आंकड़े। इसलिए इन सब विभागों को एक ही कैंपस में बिठा दिया गया, जिससे ये फैक्ट कलेक्शन एंड टू अचीव द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग विभागों के बीच जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो सके, इसको पूरे कैंपस को बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हर विभाग में 50-50, 100-100 सेक्रेटरी रहते हैं। मतलब यदि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 30 विभाग हैं उसके अंदर, तो पता चला उसमें 3-4 हजार, 5 हजार सेक्रेटरी हैं। ये सब सेक्रेटरी कौन है? अलग अलग राज्यों से टेन्योर सिस्टम पर आए हुए सीनियर आईएएस हैं। अब सोचो आप कि भारत में कोई योजना बन रही है, हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई योजना बन रही है, तो पूरे भारत में अलग अलग रीजन में एजुकेशन का लेवल अलग अलग है, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग है, ज्योग्राफी अलग है, क्लाइमेट अलग है। तो दिल्ली में बैठ के कैसे पूरे भारत के लिए योजना बनाई जाए, आसान काम नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के कैसे कलकत्ता के लिए, तमिलनाडु के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, असम के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, त्रिपुरा के लिए योजनाएं बनाओगे? बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये जो टेन्योर सिस्टम है ना, इसमें जो अधिकारी पहुंचे हैं, आईएएस अधिकारी प्रमोट होकर सेक्रेटरीट लेवल पे, ये किसी एक जिले से तो आए नहीं, ये भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो जब ये आपस में मीटिंग करेंगे योजना निर्माण के लिए, तो ये अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे ना, कि मैं उस वहाँ पे पदस्थ था, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी ऐसी है, वहाँ के लोगों का कल्चर ऐसा है, वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमें वहाँ पे उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लानी पड़ेगी। सब अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि 25-25, 30-30, 20 साल लोगों ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग भाषा में नौकरी की है, तो उनको ये सब अनुभव हो गया है। तो इस अनुभव के कारण क्या फायदा मिला? उस योजना निर्माण में मल्टी रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। मल्टी रीजनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बहुल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, कि है तो एक सेक्रेटेरिएट एजुकेशन की, लेकिन उसमें जो अधिकारी पदस्थ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, अलग अलग भाषा से आए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हैं। तो जब वो योजना निर्माण करेंगे तो वो योजना ऐसी बना पाएंगे जो सभी देश के सभी प्रांतों, देश के सभी क्षेत्रों, सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले, सभी प्रकार की संस्कृति वाले, सभी धर्मों वाले लोगों को स्वीकार्य हो, क्योंकि योजना निर्माण में ही ये सब चर्चा कर ली गई थी। तो देखो
सेक्रेटरिएट में जाके इनने आईएएस अधिकारियों ने अखंड भारत के सपने को साकार किया कि नहीं? सेक्रेटरिएट पूरे भारत के लिए एक जैसा दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी डाइवर्सिटी के आधार पर योजना बना रही है। तो निश्चित है कि आईएएस अधिकारी नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया, इसमें मैंने टेक्निकल आंसर बताया। इसी आंसर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, फिलॉसफी के बेस्ड पर। लेकिन चूंकि मैंने दो क्वेश्चन मिलाए थे, द रोल ऑफ आईएएस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड द रोल ऑफ आईएएस इन नेशनल इंटीग्रेशन, तो जब दोनों आंसर पे हम एक साथ डिस्कशन चल रहे हो तो दोनों आंसर को हम एनालिटिकल तो जाएंगे, पर एक का एनालिसिस हम फैक्ट को फिलॉसफी से जोड़ेंगे और एक पार्ट को हम फैक्ट को साइंटिफिक अप्रोच से जोड़ेंगे, जिससे हमारा आंसर वेल ड्राफ्ट और वेल डिजाइन किया हुआ लगे। ये मेंस में बड़े आंसर राइटिंग की ये स्किल जरूरी होती है, नहीं तो आपने पता पड़ा ये जो मैंने पूरा लेक्चर लिया इसका 300 वर्ड में आंसर लिखा और पूरे आंसर की भाषा फिलॉसफी है, फिलोसॉफिकल भाषा लिख दी आपने, दार्शनिकों की भाषा लिख दी। नहीं कर सकते। आपने एक पॉइंट को पकड़ के उसका एनालिसिस अलग तरीके से किया, दूसरे रोल को पकड़ के उसका एनालिसिस अलग तरीके से किया, और लास्ट में जब कंक्लूड किया तो वापस दोनों को ज्वाइन किया। तो जब यह कंक्लूजन की बात आ गई तो मैं एक आंसर राइटिंग की स्किल बता दूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। आप सभी को बात पता है और भारत का हर स्टूडेंट इस बात को जानता है कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है इंट्रोडक्शन लिखना। दुनिया जमाने में हर टीचर आपको ये राय देंगे प्रश्न में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो। लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या लिखो ये बताने वाले कम होते हैं। ये तो सब बताते हैं कि आंसर में इंट्रोडक्शन लिखो, पर कैसे लिखो, इंट्रोडक्शन होता क्या है। देखो, हमारा राइटिंग स्किल वैसा ही होता है जैसा हम बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं भारत में सामान्य इंसान अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है। बात करते समय किसी बात को कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति मार्केट गया, उसने वहां कोई घटना देखी, अब उस घटना के बारे में वो घर आके बताएगा, तो सामान्य भारतीय की आदत है कि वो बात को थोड़ी पहले से शुरू करेगा। कहो वो यहां से शुरू कर दे कि आज मेरा दिमाग सुबह से ही खटक रहा था। लो, अब आप उस जो घटना हुई बाजार में उसका इस बात से क्या लेना देना कि मेरा दिमाग सुबह से ही खटक रहा था, सुबह से ही मेरे दिमाग में पता नहीं कौन कौन से विचार आ रहे थे। यहां से शुरू करी उसने बात, मतलब घटना पे पहुंचा वो 5वीं 6वीं लाइन पे। ये सामान्य आदत है कि हम किसी भी बात को करते समय इंट्रोडक्शन के नाम पे क्या करते हैं, थोड़ी पीछे से लिखते हैं। तो हम सोचते हैं ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ तक कि हमारी फिल्मों में भी जब किसी कलाकार को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो थोड़ी सा फ्लैशबैक से कराया जाता है। आंसर राइटिंग में ये इंट्रोडक्शन नहीं होता है। आंसर राइटिंग में आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन कर रहे हो कि मैं इस पूरे
300 वर्ड के आंसर में क्या लिखने जा रहा हूं, एक किस्म से आपका आंसर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें पूरे आंसर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके आंसर का 4 लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस पूरे आंसर में क्या लिखा है। जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बोलते हैं कि हमारे संविधान का ये इंट्रोडक्शन है। कल मैं आपको प्रीएम्बल ही पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना, मैंने कहा ना कल के टॉपिक को मैंने आज ही ले लिया, 2 टॉपिक मिला दिए, मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया आपको पढ़ाने के लिए। कल संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। तो वो प्रीएम्बल का है, इंट्रोडक्शन है। तो हम उन प्रीएम्बल की 11-12 लाइनों को जब पढ़ते हैं ना, तो हमें भारत के पूरे संविधान के बारे में पता चल जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रीएम्बल लिख के उस पूरे संविधान की जानकारी 10 लाइनों में दे दी। जैसे आप पुस्तक मेले में कोई किताब खरीदने जाते हो, तो वहाँ किताब पूरी पढ़ के खरीदते हो क्या? किताब के पहले पेज पे उसमें कुछ लिखा रहता है, वो पढ़ते हो, आप उसके पढ़ के समझ जाते हो कि इस किताब एक्चुअल में मेरे लायक है कि नहीं। तो एक्चुअल में वो किताब का पहला पेज उसके उद्देश्य का है। कभी कभी लिखा रहता है प्रीफेस है, कभी कभी लिखा रहता है प्रकथन है। तो वो क्या है, उस पूरी किताब को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपसे, और 1 मिनट में आप वो 10 लाइनें पढ़ के पूरी किताब के बारे में जान जाते हो कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या रिजेक्ट कर देते हो। आपने 500 पेज की किताब को 25 सेकंड में एनालाइज कर लिया उसके इंट्रोडक्शन के कारण, सोचो। तो आपकी आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन का मतलब फ्लैशबैक से लिखना नहीं होता कि मैं सुबह से ही उठा और मेरा तो माथा खटक रहा था, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। आप जो आगे पूरा लिखने वाले हैं आंसर में, उसका दर्शन आगे होना चाहिए कि मैं आगे 300 वर्ड में जो आंसर लिखने वाला हूं उसके पीछे मेरी सोच क्या है, वो उस आंसर का इंट्रोडक्शन है। और कंक्लूजन, जो आपने पूरा लिखा, कंक्लूड करने का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं कि पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं, तो जहां से शुरू हुआ था और जहां तक मैं आया उसको कुछ शब्दों में बता देना। तो जब कंक्लूजन आप करते हो आंसर का, तो जहां से आप चले थे, कहां से चले थे? इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में वो पूरी फिलॉसफी थी आपकी, और उस फिलॉसफी को आपने प्रूव किया उस आंसर की बॉडी में। और लास्ट में कंक्लूड करोगे कि मैंने जो इंट्रोडक्शन में कहा था उसको साबित करने की जो मैंने एविडेंस दिए मेन आंसर में, उन एविडेंस के आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है। तो ये आंसर राइटिंग की स्किल होती है। उतना समय अपने पास नहीं है। समय जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ये प्रोग्राम 31 के अलावा भी मेरे लेक्चर्स में चलते रहें, किसी ना किसी फॉर्मेट में रोज एक लेक्चर, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। खैर, कल का अपना टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो अपन ने बातों बातों में एक चर्चा की कि हम किसी बुक की प्रीफेस पढ़ के उस पूरे बुक के बारे में जान लेते हैं, और हमारे संविधान का प्रीफेस प्रस्तावना है। तो जब हम कल उस संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी अपनी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, तो ये जब हम कल पढ़ेंगे ना प्रीफेस, पूरा संविधान ही कल पढ़ लेंगे। पूरे संविधान की फिलॉसफी, पूरे संविधान की आइडियोलॉजी हम कल पढ़ लेंगे। ये एक लेक्चर का
एक्स्ट्रा मैंने टाइम इसलिए निकाला कि आपको 31 को प्रियम्बल पढ़ा सकूं। तो आज का विषय था जिसमें हमने आईएएस के 2 इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस किए, द रोल ऑफ आईएएस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सेकंड द रोल ऑफ आईएएस टू इंटीग्रेट द इंडिया, तीसरी एक एड ऑन हो गया चर्चा में करते करते कि कुछ आंसर राइटिंग की मैंने टिप्स बताई। आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, ओवरडोज हो जाएगा नहीं तो। चीज़ों को सीमेंट होने दो दिमाग में, चीज़ों को एक्यूमुलेट होने दो प्रॉपर, जिससे आप उसको परफॉर्म में कर पाओ, परफॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ। कल फिर सुबह 9 बजे मिलेंगे। टॉपिक रहेगा कल का प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खुश रहो, बढ़िया एंजॉय करो दिन को, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।